नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आइए हम अगले चरण में आते हैं। तो हमने उत्तरवर्ती काल में देखे थे कि लोहे की खोज के बाद ना आर्थिक समृद्धि आई। आर्थिक समृद्धि आने के बाद सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से काफ़ी उन्नति हमें देखने को मिलता है। तो उसके बाद इस सेक्शन में हम देखेंगे ना, लोहे की खोज के बाद बहुत सारे राजनीतिक विस्तार हुए। छोटे छोटे कबीले मिल के ना जनपद, महाजनपद का निर्माण हुआ। तो हम इस सेक्शन में 16 महाजनपद को हम देखेंगे। आई बात समझ में? तो 16 महाजनपद की वर्तमान में कौन सी जगह में स्थित है, हम उसको देखेंगे। आई बात समझ में? तो साथियों, हम पुनः एक बार रिवीजन कराना चाहता हूँ पिछले जो उत्तरवर्ती काल पढ़ाया हूँ उसको थोड़ा से, और ताकि इस कॉन्सेप्ट में और क्लियर हो जाए। आई बात समझ में? तो जब आर्यों को ना लोहे की खोज हुई कर्नाटक के धारवाड़ में, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे क्षेत्र में निवास करना चाहेगा खेती के लिए जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन अच्छे से हो। ठीक है, उपजाऊ ज़मीन में क्योंकि खेती होती है, फसल का उत्पादन अच्छा होता है। आई बात समझ में? जब खेती होगी तो बीज के बोने से लेकर फसल की कटाई तक के प्रोसेस काफ़ी लंबा रहता है, लगभग 4 माह 5 माह लेता है। तो फसल के देखभाल के लिए वहाँ पर बसना एकदम अनिवार्य हो गया था। तो यहीं से स्थायी रूप से बसना आर्य लोग शुरू हुआ। ठीक है, स्थायी रूप से बसाहट की जो भावना थी ना, यहीं से एक्चुअल में उत्पन्न हुई। आई बात समझ में? तो लोहे की खोज से ना कृषि कार्य होने लगा। तो उस कृषि के देखभाल के लिए 4-5 माह देखभाल के लिए तो कृषि के आसपास क्षेत्र में स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे छोटे छोटे जो कबीला था, जन था, वो बहुत बड़ा होकर जनपद, महाजनपद का निर्माण करना शुरू हो गया था। आई बात समझ में? तो साथियों, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ऋग्वैदिक काल में ना कबीले से जन बना था। ठीक है, जब हम उत्तरवैदिक काल में आए ना, तो ये बड़ा रूप और धारण हुआ, जनपद बना, जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। आई बात समझ में? 16 महाजनपद है। आई बात समझ में? तो 16 महाजनपद का उल्लेख हमें ना 2 जगह देखने को मिलता है। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में। ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ है, उसके अगुंतर निकाय है। ठीक है, उसमें हमें 16 महाजनपद देखने को मिलता है, नाम का पूरा उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार साथियों, जैन ग्रंथ में ना भगवती सूत्र है, उसमें भी हमें 16 राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ में ना, जैसे कि आज के समय में क्या होता है, या फिर आपको लोकतंत्र देश देखने को मिलेगा, या फिर राजतंत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चाइना में ना तानाशाही रूप से देश को संचालित कर रहा है शी जिनपिंग। आई बात समझ में? तो हम इसको लगभग राजतंत्र के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि वो आज का राजा है एक्चुअल में। क्योंकि चाइना के लोग उसे वोट देकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बनाया। आई बात समझ में? तो हम देखेंगे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ना इस 16 महाजनपदों को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहला राजतंत्र, जहां राजाओं के माध्यम से राज्य संचालित होता था। ठीक है, गणतंत्र का मतलब होता है जहां आज के समय में भारत क्या है, गणतंत्र है ना, तो उसी प्रकार से गणतंत्र यानी लोगों की चुनी हुई सरकार के द्वारा संचालित होती है, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। तो साथियों, गणतंत्र में ना 16 महाजनपदों में सिर्फ हमें वज्जी और मल में गणतंत्र देखने को मिलता है। आई बात समझ में? उसके बाद बाकी जो 14 शेष है ना, जो 14 शेष महाजनपद है, उनसे राजतंत्र देखने को मिलता है, जो राजाओं के द्वारा संचालित होते थे। आई बात समझ में? मैं 16 महाजनपदों को पूरा क्रम वाइज बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। ये साथियों 16 महाजनपद ना, ये प्राचीन नाम है दरअसल। ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल के इतिहास पढ़ है, तो
उस प्राचीन नाम को हम यहाँ पे देखेंगे और वर्तमान में ये किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है, हम उसे देखेंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों, तो आपने अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, अखंड भारत। तो भारत पहले ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे भारत की गुलामी शुरू हुई ना मुगल काल में, अंग्रेजों के आगमन के बाद, तो उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक दूसरे को लड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कि हिंदू मुसलमान का दंगा, ठीक है, दो क्षेत्र के बीच में रहने वाले लोगों को भिड़ा देते थे। यही कारण है कि भारत छोटे छोटे कई हिस्सों में बंटना शुरू हो गया। आज स्थिति ऐसा है कि अफगानिस्तान भी हमसे अलग हो गया, पाकिस्तान भी हमसे अलग हो गया, नेपाल भी हमसे अलग हो गया, भूटान भी हमसे अलग हो गया। आई बात समझ में? इंडोनेशिया भी हमसे अलग हो गया। आई बात समझ में? तो साथियों, उत्तरवर्ती काल के बाद हमें ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये लगभग तीन देश भारत में सम्मिलित था, ठीक, भारत के एक अंग था उत्तरवर्ती काल के समय। तो हाटक सबसे पहले देखेंगे, ये पाकिस्तान के हजारा जिला में है ना हाटक, एक्चुअल में हाटक से बना हजारा, हजारे से बना हाटक। तो इसकी राजधानी कंबोज है। आई बात समझ में? दूसरा महाजनपद देखेंगे गंधार। आपने महाभारत में गंधारी नाम सुने होंगे। तो गंधारी जहाँ रहते थे ना, जहाँ रहती थी गंधारी, उस क्षेत्र को गंधार नाम पड़ा था। उस गंधारी के नाम पे गंधार पड़ा था। ये आज का रावलपिंडी है, पेशावर क्षेत्र है। आई बात समझ में? रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को बोलते हैं, पाकिस्तान का सुपरफास्ट बल्लेबाज, गेंदबाज, ठीक है। तो शोएब अख्तर इसी पेशावर क्षेत्र से आता है। ये आज का पेशावर है, गंधार, एक याद रखना। तो गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला से कौन आए थे? हम देखेंगे कि मौर्य काल में आचार्य चाणक्य यही से थे, तक्षशिला से। आई बात समझ में? तो पाकिस्तान से हमने दो क्षेत्र देखे, दो महाजनपद देखे। हाटक एक्चुअल में ये पाकिस्तान के हजारा जिला है, इसकी राजधानी कंबोज है। गंधार ये आज का पेशावर है। माता गंधारी के नाम पे गंधार नाम रखा गया था, ठीक है। ये आज का रावलपिंडी है ना, याद रखना, रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र में। इसकी राजधानी तक्षशिला है, जहाँ से आचार्य चाणक्य आते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद हम उत्तर से दक्षिण जाएंगे। तो तीसरा महाजनपद हम देखेंगे साथियों कुरु। कुरु का जो राजधानी है ये इंद्रप्रस्थ है। ये वर्तमान में दिल्ली मेरठ के इलाके हैं ना, वो इसी की ओर इंगित करता है, ठीक है। यही पास मिलता है हमें दिल्ली, ठीक है। कुरुक्षेत्र दिल्ली और मेरठ है आज का। आई बात समझ में? मथुरा, ठीक है, जहाँ सूरसेन महाजनपद है, उसकी राजधानी मथुरा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। आई बात समझ में? ये वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्र में, आपको लोकेशन में भी दिख रहा है, ये राजस्थान के क्षेत्र में। जयपुर, अलवर, ये यहीं के क्षेत्र है, ठीक है। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर। आई बात समझ में? साथियों, ये जितने भी है ना नाम, ये प्राचीन नाम है। आई बात समझ में? आपको प्राचीन की महत्व आपको समझ में आना चाहिए, तभी इस प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ने का फायदा है, क्योंकि प्राचीन काल ज्ञान और गौरव का इतिहास है। आई बात समझ में? ऐसा इसलिए क्योंकि मध्यकाल, आधुनिक काल तक आते आते हम गुलाम हो चुके थे और हमारी दास्ता और सोच एकदम निम्न स्तर का हो चुका था। लेकिन प्राचीन काल में ना, प्राचीन काल को पढ़ने से वो फील आता है जो हमें एक्चुअल में आना चाहिए, हम भारतीय हैं, ऐसा वाला फील आता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे साथियों, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती है। शक्तिमती ये वर्तमान बुंदेलखंड का है ना, बुंदेलखंड के एरिया है एक्चुअल में ये, ठीक है। अवंती ये
अवंती की राजधानी उज्जैन है। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में ना, तो वो ये ना उसी का क्षेत्र है। ठीक है। असमक की राजधानी क्या है? पोटली। ठीक है। ये महाराष्ट्र इलाके में है। नर्मदा और गोदावरी की जो क्षेत्र है ना, वही है एक्चुअल में। आई बात समझ में? उसके बाद आएंगे साथियों अंग। यहाँ पास है यंग अंग, क्योंकि स्पेस कम पड़ा था इस कारण से मैं ऊपर लिख दिया हूँ इसके नाम को। यह है अंग। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। ठीक है। ये वर्तमान में बिहार के भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। आई बात समझ में? आप बिहार के होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आपका प्राचीन नाम क्या है? अंग। ठीक है। वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी का। ठीक है। वज्जी एक्चुअल में मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र है। ये भी बिहार में है। आई बात समझ में? अंग वज्जी ये बिहार का क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद आएंगे साथियों मल। ठीक है। मल का लोकेशन यहाँ पास है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पास। ठीक है। मल की राजधानी कुशीनगर। ये ना गोरखपुर के क्षेत्र है। देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र है। इसी कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने निर्माण लिया था। कुशीनगर के कसिया गांव में निर्माण लिया था। आई बात समझ में? उसके बाद देखेंगे साथियों उसके अगले महाजनपद में देखेंगे साथियों कौशल। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। ये ना अयोध्या का क्षेत्र है एक्चुअल में। आई बात समझ में? जहाँ पे अयोध्या है ना, ये वहीं का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, क्योंकि इसी उत्तरी भाग में ना, उत्तरी क्षेत्र में आर्य लोग निवास करते थे। आई बात समझ में? सप्त से आंध्र प्रदेश इसी उत्तरी भाग को कहते हैं। ऐसा इसलिए सबसे ज़्यादा उत्तरी क्षेत्र में इसलिए बसाहट हुई है क्योंकि अधिकतर नदियाँ ऊपरी क्षेत्र में ही हमें देखने को मिलता है। तो नदियाँ मिलेगी तो साथ ही उपजाऊ जमीन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। क्योंकि उपजाऊ जमीन मिलेगा तो फसल का उत्पादन अच्छा होगा। फसल का उत्पादन अच्छा होगा तो उसके देखभाल के लिए वहाँ पर बसना शुरू करेगा इंसान। आई बात समझ में? तो ऊपरी क्षेत्र में बसने का महत्वपूर्ण कारण है नदियाँ। आई बात समझ में? नदी से ही उपजाऊ जमीन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आएंगे साथियों पंचाल। ये एक्चुअल में पंचाल क्षेत्र। ठीक है। पंचाल की राजधानी अहिछत्र है। ठीक है। अहिछत्र ये आज का बरेली है। ठीक है। वर्तमान में ये बरेली है। उसके बाद कौन सा छूट गया साथियों? मगध। मगध की राजधानी राजगिरी। वर्तमान में ये पटना क्षेत्र का है। आई बात समझ में? तो मगध वर्तमान का पटना है। सबसे ज्यादा मतलब शक्ति के रूप में उभरा था ना 16 महाजनपदों में से, तो वो था मगध। मगध का उत्कर्ष अपने चरम पर था, चरम पर आ गई इसके बाद धीरे धीरे करके। ठीक है। मैं उसको अगले मगध का उदय कैसे हुआ अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा इसके बाद। आई बात समझ? तो मगध की राजधानी राजगिर है। ये वर्तमान के पटना क्षेत्र में है। आई बात समझ में? यहाँ पास है काशी, भोलेनाथ की नगरी। ठीक है। काशी वाराणसी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। ठीक है। अभी ज्ञानवापी मस्जिद और जो भोलेनाथ का जो मंदिर था ना, उस पर विवाद यही क्षेत्र में हो रहा है अभी। ठीक है। काशी के वाराणसी में। उसके बाद वत्स यहाँ पास है साथियों। वत्स एक्चुअल में इलाहाबाद प्रयागराज का क्षेत्र है। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। आई बात समझ में? तो साथियों बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन तरीका से मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। प्राचीन नाम के साथ साथ वर्तमान में उसका लोकेशन, उसका नाम है क्या, मैं उसको अच्छे से बता दिया हूँ। अगर मेरी कोशिश आपको अच्छे से
समझ में आ रहा है, मेरी पढ़ाई आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो। आई बात समझ में? तो जय हिंद साथियों।